गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम संजय सर क्लासेस में हम लोग आर्ट्स के यानी कला संकाय की क्वीन के रूप में प्रसिद्ध अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र को मजबूती देने वाला विषय जिसे हम भूगोल कहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ाई लिखाई अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक भूगोल में जहाँ आप लोग एक तरफ नदी तालाब वन के बारे में पढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर है ना, वहीं दूसरी ओर हम लोग 12th क्लास में मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मानव भूगोल के सिद्धांत को देखेंगे। लेसन 1 में कहीं न कहीं मानव भूगोल का परिभाषा के साथ साथ मानव भूगोल के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। अब ये मानव भूगोल है क्या? यानी एक मानव के आसपास है क्या? देखिए ध्यान से, हमारे आसपास एक आबादी है, जनसंख्या है। मानव के आसपास लोग कहीं न कहीं कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके बारे में पढ़ना है। बांध बन रहा है, रेलवे बन रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, बैंकिंग प्रणाली में बैंक में काम हो रहा है। इन समस्त कार्य जो मनुष्य के द्वारा किए जा रहे हैं का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। और साथ में यह भी सीखने का प्रयास करेंगे कि समस्त जीव जंतुओं में से श्रेष्ठकर जीवों में से मनुष्य ने किस प्रकार से अपने प्रकृति को प्रभावित किया गया है ना। तो प्रकृति को प्रभावित किया गया है, इसको जानने के लिए हम लोग मानव भूगोल के सिद्धांत को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मानव भूगोल का जनक पता है आपको? जी, फ्रेडरिक रैट जेल है। फ्रेडरिक रैट जेल है। इसने अपनी पुस्तक, पता है आपको? जी, एंथ्रोपोजोग्राफा या ज्योग्राफी बोल सकते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। और कहीं न कहीं मानव भूगोल का जो प्रथम सिद्धांत है, मानव भूगोल का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं मानव का प्रकृतिकरण। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मानव का प्रकृतिकरण पढ़ते हैं। अर्थात मानव का प्रकृतिकरण का अर्थ ये है कि प्रकृति किस प्रकार से मानव के समस्त क्रियाकलापों और गतिविधियों पर नियंत्रण करता है।
और मानव की प्रकृतिकरण, यानी यहाँ पे दो टर्म है, एक मानव है और दूसरा प्रकृति है। प्रकृति यहाँ पे शक्तिमान है और मानव यहाँ पे दास है। और प्रकृति के अनुसार ही मानव अपना कार्य को करते हैं। तो इसी शब्द को, इसी विचार को फ्रेडरिक रेट जेल ने कहा पर्यावरणीय निश्चयवाद सिद्धांत। अर्थात कि पर्यावरण निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। पर्यावरण निश्चित रूप से आपके रहन सहन, वेशभूषा, कार्य पद्धति, इन सब को प्रभावित करेगा। जैसे अगर आप काफ़ी गर्मी आ रही है तो आपको पर्यावरण में ढलना ही पड़ेगा, आपको स्वेटर्स और जैकेट पहनना ही पड़ेगा। काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो आपको उसके अनुसार से आपको अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। अगर आप बर्फीला प्रदेश जा रहे हैं, रेतीली जगह जा रहे हैं, वहाँ की प्रकृति उस प्रकार का है, वहाँ का रहने का आवास अधिवास उस प्रकार का है, आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको उस अनुसार से ढलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं ढलते हैं तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं, तो वही कह रहा है कि ये मानव क्या है, प्रकृति का दास है। तो एक सिद्धांत कहता है कि पर्यावरण निश्चयवाद सिद्धांत, जहाँ की प्रकृति सर्वशक्तिमान है और पर्यावरण के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, मनुष्य उस नियमों को मान करके क्या करता है, अपने आप को जीवित रखता है। यही बात चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन भी कहता है कि जब तक आप अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल पाते हो, यानी आप अनुकूलित हो, तब तक आप जिंदा हो। और जिस समय अपने आप को पर्यावरण के अनुसार से ढाल नहीं पाएंगे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर का हो रहा है और जैसे वर्तमान में कुछ प्रजाति का भी हो रहा है। वो प्रजाति अपने आप को नहीं ढल पा रहा है, वो धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है, लुप्त की अवस्था में पहुंच गया है वो। तो ये है मानव की प्रकृतिकरण। सोचिए वर्तमान समय में जिस मात्रा से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मनुष्यों ने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड आपको इसलिए दिया गया था ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को इतना सा ग्रहण कर ले कि रात्रि के समय इतनी ज़्यादा ठंड ना गिरे कि लोग यहाँ जीवित ना रह पाए। लेकिन मनुष्य ने अपने कुकर्मों के द्वारा और अंधेपन का शिकार होते हुए, आज कहीं ना कहीं लोग अंधा हो चुका है, तरक्की की चकाचौंध में वो अंधे हो चुके हैं और इस चकाचौंध में वो ज़बरदस्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आज वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। आज का पेपर में खबर आप देखिए जा करके। और इस कारण से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण गर्म हो रहा है। तो याद रखिए, प्रकृति से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रकृति के आप दास हैं। सिद्धांत ये कौन कह रहा है, पर्यावरण निश्चयवाद का सिद्धांत ये हमें बताता है कि हम पर्यावरण से बाहर नहीं है, प्रकृति के हम गुलाम हैं। आज भी जब आदिवासी क्षेत्र जाएंगे तो वहाँ प्रकृति के नियमों को वो लोग कड़ाई से पालन करते हैं। वो चंद्र नक्षत्र ग्रह की गतियों की दिशा को देखकर ये सारा कार्य करते हैं। उनके लिए आज ये प्रकृति सर्वशक्तिमान है। शायद इसी वजह से हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी को देव स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि अगर वो प्रकृति नहीं होता तो शायद हम नहीं होते। इसलिए दूसरी ओर दूसरा सिद्धांत कहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग संभववाद सिद्धांत।
तो यह पहला सिद्धांत है पर्यावरण निश्चयवाद सिद्धांत। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, है ना। प्रकृति का यानी प्रकृति, इसका मतलब ये हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं संभववाद। ये क्या है? संभववाद है। अब थोड़ा देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि मानव बोलता है कि ऐ प्रकृति माँ, अर्थात माँ प्रकृति, तुम्हारे नियमों को तो मैंने जान लिया है। माँ प्रकृति के नियमों को मैंने जान लिया है और इस नियमों को जानने के बाद हम इस प्रकार के टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे कि हम तुम्हारे नियम को क्या करेंगे, अपने अनुसार से चलाएंगे। देखिए क्या इंसान है, क्या बोला इसने कि प्रकृति के नियमों को जानकर प्रौद्योगिकी का विकास करके ये क्या करने जा रहे हैं, प्रकृति का मानवीकरण करने जा रहे हैं। यानी मानव के अनुसार से प्रकृति, यानी मानव अपने अनुसार से प्रकृति को ढालने का काम कर रहे हैं। जहाँ खूब ठंडा गिरता है वहाँ का फसल, आज कहेंगे आप लोग देखते होंगे हम लोग की तरफ होता है नहीं, यानी वो क्या आप लोग देखे ग्रीन हाउस, घर में देखे होंगे, ग्रीन हाउस देखे होंगे जो प्लास्टिक का होता है, वो क्या चीज़ है? उसके अंदर जो फसल उगाया जा रहा है वो फसल यहाँ का नहीं है, वो फसल यहाँ का नहीं है। ठंडे प्रदेशों में यहाँ का फसल वहाँ उगाया जा रहा है, जबकि वो फसल वहाँ नहीं हो सकता है, वो फसल वहाँ हो रहा है। कि उसने क्या किया, प्रकृति के नियमों को समझा, चैलेंज किया कि ये तुम कह रहे थे कि ये तुम नहीं उगा सकते हो, लेकिन देखो हमने आपके नियमों को समझ करके मैंने प्रकृति को बना दिया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ चैलेंज करता है और यहाँ मनुष्य यानी मानव प्रकृति को शक्तिमान मानने से मना कर देता है और वो अपने आप को दास नहीं मानता है, बल्कि वह प्रकृति के मालिक भी नहीं बनता है। वो प्रकृति के मालिक नहीं बन रहे हैं, वो अपने आप को शक्तिमान नहीं मान रहे हैं, लेकिन वह अपने आप को प्रकृति से कम नहीं मान रहे हैं। किस सिद्धांत में? पर्यावरणीय संभववाद सिद्धांत में। यानी यह संभावना है कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदलता है बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के कारणों से। बात समझ रहे हो? और तीसरा सिद्धांत है, ये दूसरा हो गया, तीसरा सिद्धांत है नव निश्चयवाद सिद्धांत। नव निश्चयवाद सिद्धांत, इसको बोलते हैं रुको, ठहरो और फिर जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। अब सब समझिए, इसमें कहता है, इस सिद्धांत कहता है कि मानव और प्रकृति, मानव कभी भी प्रकृति पर विजय हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मानव अपने प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी के सहारे वो प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति की गति को मंद या तेज जरूर कर सकता है। मतलब अर्थ ये हो गया, इसमें यह कहा गया कि मान लीजिए मनुष्य एक ट्रैफिक पुलिस है और आने वाला वाहन प्रकृति है, तो मनुष्य ट्रैफिक पुलिस पर रहकर वो प्रकृति की दिशा को नहीं बदल सकता है, लेकिन प्रकृति की गति को यानी जो चाल है उसके चाल को नियंत्रित जरूर कर सकता है। यह नव निश्चयवाद सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें फर्स्ट चैप्टर्स में 3 सिद्धांत पढ़ा, पर्यावरण निश्चयवाद सिद्धांत, प्रकृति का मानवीकरण सिद्धांत और नव निश्चयवाद सिद्धांत, जिसको रुको, ठहरो और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। इन सब चीज़ का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स आप ले लीजिएगा। बस मुख्यतः यही बात था, मुख्यतः इसी बिंदु पर चर्चा करने थे। अगला चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे मानव का अधिवास जनसंख्या के बारे में, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास क्या है, माल्थस का सिद्धांत क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विश्व में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का है
आखिर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे प्रदेशों में, क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक क्यों है, ये जनसंख्या हमारे लिए कितना नुकसानदायक, कितना लाभ हानिकारक है, कितना लाभदायक है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।